तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में, यानी कि वर्तमान समय में जो हमारे संविधान की रूपरेखा है उसको शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि उस पर क्या प्रभाव रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी विनियम और अधिनियम बनाए गए उनका क्या प्रभाव रहा और कैसे चलकर ये हमारा संविधान इतना विस्तृत हुआ, उस पर चर्चा करेंगे। और वो किन किन चरणों में होकर गुजरा ये देखेंगे इस वीडियो में हम। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, या यूं कहें कि भारतीय संविधान के विकास के क्रम, तो अगर हम इसे देखें तो हमारी आज़ादी से पहले पारित कई विनियमों और अधिनियमों से पता लगाया जा सकता है। तो जैसा कि भारत का जो लोकतंत्र है ये संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ पे कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद के, जैसे कि आपको पता है, 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है और यह कभी भी समाप्त न होने वाला सदन है, जबकि लोकसभा की बात करें तो इसे निम्न सदन कहा जाता है, जिसकी निश्चित समयावधि होती है और समयावधि व्यतीत होने के बाद चुनाव कराए जाते हैं। और बात करें हमारे देश में जो शासन का प्रकार है तो वह संघीय शासन है, यानी कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार, यानी कि दोनों स्तर पर अलग अलग कार्यपालिका और विधायिका है। और स्थानीय स्तर की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत है। तो इसी व्यवस्था को प्राप्त करने में काफ़ी लंबा एक समय लगा और ये सभी प्रणालियाँ जो है ब्रिटिश प्रशासन की विरासत मान सकते हैं, जिससे हमारे संविधान का विकास और अंततः निर्माण हुआ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सन 1600 ईस्वी में व्यापार करने हमारे देश में आई थी और राज करने लगी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का विस्तृत अधिकार मिला था। और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि प्रारंभ में सिर्फ व्यापारिक काम ही कर रही थी, इसके द्वारा सन 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए गए थे 1764 के इलाहाबाद संधि के माध्यम से। और इसी के परिणामस्वरूप भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, है ना। और जब सन 1765 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं तो 1765 से 1857 की क्रांति तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हमारे देश में शासन किया जाता है। और 1857 की क्रांति के पश्चात, यानी कि सन 1858 से आज़ादी तक, यानी कि सन 1947 तक देश में ताज का शासन रहता है, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का शासन रहता है, जिसके विनियम और अधिनियम ने हमारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया, जिसमें बहुत सी ऐसी विशेषताएं रही हैं जो ब्रिटिश शासक क्षेत्रों में जो सरकार हैं और प्रशासन है उनकी विधिक रूपरेखा निर्मित की थी। और इन सभी घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। तो आगे हम देखेंगे जितने भी अधिनियम बनते गए उनका वर्तमान समय में भी प्रभाव है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। तो बात करें कि कौन कौन से एक्ट बने थे जो प्रमुख हैं, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके बाद चार्टर एक्ट आए जो कि 4 आए थे, 1793 में, 1813 में, 1833 में और 1853 में। इसके बाद सन 57 में क्रांति हो गई, तो 1858 में ताज का अधिनियम आया, फिर 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, 1892 का भी भारत परिषद अधिनियम और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 आया, जिसका हमारे संविधान पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है इसके बारे में। तो ये जो अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका अत्यंत ही संवैधानिक महत्व है। इसका वजह ये है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को निगमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया सबसे पहला कदम था। वो इसलिए उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्योंकि क्या 1765 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार मिल गया तो इतना लूट खसोट मचा दिया था इन लोगों ने, और इनको चूंकि राज्य करने का कुछ अनुभव था ही नहीं, तो अब इनको घाटा भी लग गया। हालांकि लूट खसोट तो रहे थे पर इनको घाटा लग गया, तो इन्होंने कुछ राशि की डिमांड की ब्रिटिश संसद से।
तो मिला नहीं, बल्कि उनको लगा कि यार कुछ तो है, गड़बड़ है। इसके लिए इन्होंने 1773 में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कि जो कि धीरे धीरे कर लिया जाएगा, इसके लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। तो इस अधिनियम का सबसे बड़ा महत्व ये है कि इसी अधिनियम के माध्यम से कंपनी के कार्यों को निगमित और नियंत्रित करने की दिशा में यह जो एक्ट बनाया गया, ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया सबसे पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। साथ ही साथ अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताओं के बारे में देखें, तो इस अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें सदस्यों की संख्या 4 होती थी। इसके अलावा जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और इस अधिनियम के द्वारा ही मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जबकि इससे पहले क्या होता था कि जितनी भी प्रेसिडेंसियां होती थी उनके गवर्नर जो हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 22 अक्टूबर सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और जो कि पूरे बंगाल प्रांत के ब्रिटिश मामलों को संभालने का काम करते थे। और इनका जो कार्यकाल था असल में वो जीवन भर तक का था, मतलब ये कि जब तक वो काम कर सकते हैं कर सकते हैं। और जबकि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। ठीक है, इसी के अलावा इसी अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार एवं रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो आज भी आप देखते हैं कि जो व्यक्ति शासकीय सेवा में है उसके व्यापार करने पर प्रतिबंध होता है, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से है। ठीक है, साथ ही साथ रिश्वत और उपहार लेना जो प्रतिबंधित किया गया है वो भी कहीं ना कहीं यहीं से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण जो है थोड़ी सी सख्त हो गया। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को यह आदेश दिया गया कि भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जो जानकारी है वो ब्रिटिश सरकार को आवश्यक रूप से प्रदान करे। ठीक है, इसके बाद 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो ये जो 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट है, तो इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया 1784 में। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया। ठीक है, ये फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाया गया। और ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, असल में इस एक्ट का नाम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिनका नाम विलियम पिट द यंगर है उनके नाम पर रखा गया था। अब इस अधिनियम की विशेषता देख लें तो इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके अलावा जो कंपनी है उसका प्रतिनिधित्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा और क्राउन का प्रतिनिधित्व करने का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि नियंत्रक मंडल था, ये क्या करता था, ये क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये कंपनी के प्रतिनिधित्व करते थे। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके बीच एक कड़ी के रूप में काम करने के लिए 3 निदेशकों वाली एक गुप्त समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो नियंत्रण बोर्ड है यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, उसको यह शक्ति दी गई थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि क्राउन का प्रतिनिधित्व करती थी, उसे यह शक्ति दी गई थी कि जो ब्रिटिश नियंत्रित भारत है वहाँ पे जो नागरिक है, सैन्य सरकार है और जो राजस्व गतिविधि है उन सभी का नियंत्रण करे और उनका अधीक्षण करे। इसके अलावा इसी अधिनियम के तहत ही भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्यों की संख्या को 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जो कि गवर्नर जनरल को सहायता देने का काम करते थे।
और इन सदस्यों में से जो एक सदस्य था वो राजा की सेना का कमांडर इन चीफ हुआ करता था। ये राजा यानी कि नॉट फॉर इंडिया था ब्रिटिश क्राउन। और मत देने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को प्रदान कर दिया गया था कि किसी मामले में, जैसे अब पहले क्या थे, 4 थे सदस्य और एक गवर्नर जनरल, 4 1 5 हो जाया करते थे, तो अब क्या कर दिया, 3 + 1 कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसी दशा में गवर्नर जनरल भी अपना वोट दे सकता था। इसके अलावा पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम के तहत ही नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों के लिए भारत एवं ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया। तो कमोबेश ये भी स्थिति हमारे देश में है, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के तहत नागरिक एवं सैन्य अधिकारियों के लिए भारत में भी और ब्रिटेन में भी अपनी मतलब कितनी संपत्ति रखते हैं उनका खुलासा करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अगर ये पूछता है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो नागरिक और सैन्य अधिकारी थे उनके लिए अपनी संपत्ति का घोषणा करना अनिवार्य कर दिया गया, तो वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम था। इसके अलावा पहली बार भारत में ब्रिटिश संपत्ति शब्द का प्रयोग जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम में ही किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम चार्टर अधिनियम को देख लें, जो कि कुल 4 बने थे। तो पहला बना था 1793 ईस्वी में। तो चार्टर अधिनियमों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि हर चार्टर अधिनियम में ये होता था कि अगले 20 साल बाद इस अधिनियम का समीक्षा की जाएगी। तो जो पहला चार्टर अधिनियम बना 1793 में, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित चार्टर कानून में पहला कानून था जो 1793 ईस्वी बना, और ये कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत करने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम के तहत अब कंपनी का चार्टर यानी कि जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश महारानी ने जो चार्टर दिया था व्यापार करने के लिए, उससे आधारित है ये। और इस अधिनियम के तहत कंपनी के मामलों को विनियमित करने के लिए कई बदलाव किए गए, जिनमें से कुछ तो इस प्रकार हैं। पहला तो ये है कि 1793 के चार्टर अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 सालों तक जारी रखा, यानी कि सिर्फ कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। इसने भारत में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को विस्तारित किया और जो गवर्नर जनरल हैं उनकी शक्ति को बढ़ाया गया। साथ ही साथ कंपनी के अधिकारियों को निजी व्यापार में शामिल होने से रोक दिया गया। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते, वो 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कहा गया था। इसके अलावा चार्टर अधिनियम 1793 में जो कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई और भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना का प्रावधान किया गया 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत। इसके अलावा गवर्नर जनरल, गवर्नर और कमांडर इन चीफ को नियुक्त करने के लिए शाही मंजूरी को आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, और कंपनी के लाइसेंस के तहत व्यक्तियों एवं कंपनी कर्मियों को, यानी कि कंपनी से लाइसेंस लेकर कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी के कर्मचारी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई, जिससे कि कंपनी का भारत में व्यापार पर एक अधिकार हो गया। यानी कि कहा जा सकता है कि कंपनी ही लाइसेंस देकर, यानी कंपनी से कोई भी व्यक्ति लाइसेंस लेकर भारत में व्यापार कर सकता था। तो इसे ही विशेषाधिकार या देश व्यापार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इस अधिनियम में, जैसा कि पहले बताया कि हर चार्टर अधिनियम में कहा गया था कि अगले 20 वर्षों में पुनः इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। तो इसी संदर्भ में 1813 ईस्वी में द्वितीय चार्टर अधिनियम बनाया जाता है। तो इसे, यानी कि जो दूसरा चार्टर अधिनियम है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो 1813 का जो दूसरा चार्टर अधिनियम है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और भारत में अपना शासन जारी रखने के लिए कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया गया इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो दूसरा चार्टर अधिनियम, जिसे कि ये भी कहा जाता है कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार पर रोक लगा दिया गया। तो मतलब ये था कि व्यापारिक एकाधिकार पर रोक लगा तो दिया गया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्वेस्ट पर जो चीन के साथ व्यापार था और जो चाय का व्यापार था उस पर इसका एक अधिकार बने रहने दिया गया। तो पूर्णतः रूप से 1813 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार खत्म नहीं हुआ था, बल्कि ये 1833 में हुआ था।
तो अब देख लें हम कि जो द्वितीय चार्टर अधिनियम बना उसका पृष्ठभूमि क्या रहा, यानी कि किन कारणों से सेकेंड जो चार्टर एक्ट है इसे लाया गया। तो इस समय क्या हुआ था कि सन 1806 का बर्लिन फरमान था और एक 1807 ईस्वी का मिलान फरमान, जिसे कि नेपोलियन बेनापोर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनुसार ऐसे यूरोपीय देशों में ब्रिटिश वस्तुओं के आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जो फ्रांस पर निर्भर थे या उसके सहयोगी थे। यानी कि जो फ्रांस के सहयोगी देश हैं या जो फ्रांस का जो कॉलोनीज हैं उनके लोग ब्रिटिश वस्तु आयातित नहीं कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ, यूरोप में एक महाद्वीपीय प्रणाली स्थापित हो गई, जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो अपना माल कहीं बेच नहीं सकते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोगों को व्यापार करने दे नहीं रही थी भारत में। ये 1813 के पहले की बात है, यानी कि जब सेकेंड चार्टर एक्ट लाया गया उससे पहले की बात है, उसके पहले की घटनाक्रम है। तो अब क्या हुआ, ऐसे में ये जो जितने भी ब्रिटिश व्यापारी हैं इनके द्वारा एशिया के बंदरगाहों में प्रवेश की मांग की गई कि भाई हमें भी प्रवेश करने दिया जाए, हम भी व्यापार करें। और अगर ऐसा करने दिया जाता तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है उसका हनन होता। इसीलिए इस एक्ट को पारित करना जरूरी था। इसके अलावा एडम स्मिथ की एक लेसेज फेयर की नीति लोकप्रिय हो रही थी, जिसके अनुसार मुक्त व्यापार नीति, जिसमें व्यक्ति या समाज के आर्थिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम था, तो इसकी वजह से भी सरकार को यह चार्टर लाना पड़ा। तो इस प्रकार से महाद्वीपीय व्यवस्था और लेसेज फेयर की नीति के कारण व्यापारी वर्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने पर जोर दे रहे थे। इसी संदर्भ में 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने सेकेंड चार्टर एक्ट 1813 पारित किया, जिससे 21 जुलाई 1813 ईस्वी को शाही स्वीकृति मिल गई। यानी कि इस प्रकार 21 जुलाई 1813 ईस्वी को द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 को शाही स्वीकृति प्राप्त हो गई। अब दूसरे चार्टर एक्ट की अगर हम विशेषता की बात करें तो इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आग्रह पर चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बने रहने दिया गया। इस प्रकार कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार जो थी वो चीन के साथ और चाय के संदर्भ में बनी रही, यानी कि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ। इसके अलावा भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रदान करने की व्यवस्था की गई दूसरे चार्टर अधिनियम में। हालांकि इसका उपयोग तीसरे चार्टर अधिनियम 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं 1813 के चार्टर अधिनियम की, तो इसकी एक अन्य विशेषता ये भी थी कि कंपनी की संवैधानिक स्थिति को पहली बार परिभाषित किया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ताज की संप्रभुता सुनिश्चित की गई और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही साथ भारतीय साहित्य को पुनर्जीवित करने के लिए और भारतीय जनता में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय आवंटन भी किए गए दूसरे चार्टर अधिनियम में, है ना। अब चलते हैं 1833 के तीसरे चार्टर अधिनियम की तरफ, यानी कि 1833 का तीसरा चार्टर अधिनियम। तो 1833 के चार्टर अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम 1833 भी कहा जाता है, यानी कि सेंट हेलेना एक्ट 1833। तो सेंट हेलेना द्वीप जो है इसका नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया था, इसी संदर्भ में इसे भी यह नाम दिया गया। इसके अलावा ये जो अधिनियम है 1833 का तीसरा चार्टर अधिनियम, इसे चार्टर अधिनियम 1813 को नवीनीकृत करने के लिए पारित किया गया था, जो कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम था, है ना। और तीसरे चार्टर एक्ट की अगर हम विशेषता की बात करें तो देखिए, इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया और भारतीय बाजार को मुक्त व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिया गया। यानी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी व्यापारी वर्ग आकर भारत में व्यापार कर सकता था, ठीक है। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने 1833 से 1835, यानी कि एज एक गवर्नर जनरल ये 1833 से 1835 तक काम किए।
इस प्रकार इस अधिनियम ने एक ऐसे सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। ठीक है। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया और यह अब एक पूर्ण रूप से विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक व्यापारिक निकाय नहीं थी बल्कि एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। ठीक है। और 1833 के चार्टर अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता ये भी थी कि इस अधिनियम के द्वारा ही सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि कंपनियों में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन ये प्रावधान आया था। ठीक है। और 1833 के चार्टर अधिनियम के परिणाम स्वरूप ही एक भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई और जो पहला विधि आयोग था उसका नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था। इसका लक्ष्य था जितने भी भारतीय कानून हैं उनको संहिताबद्ध करना। और इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटेन और उसके द्वारा सभी अधिकृत क्षेत्रों में ब्रिटिश संसद द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। ये हो गया 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता। और चौथे और अंतिम चार्टर एक्ट 1853 की बात करें तो 1853 के चार्टर अधिनियम को अंतिम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद 1857 में क्रांति हो गई थी, फिर यहाँ से मामला बदल गया, है ना। तो जो 1853 का यानी कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, तो यह संवैधानिक विकास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के क्षेत्रों और राजस्व को किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं बल्कि ताज के लिए ट्रस्ट के रूप में बनाए रखने का अधिकार दे दिया था। मतलब जो भारत के क्षेत्र हैं ये ताज के अधीन रहेंगे हमेशा के लिए और ताज इनके लिए ट्रस्टी का काम करेगा, ये इसका मोटो था। और ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम है यह तब पारित किया गया जब लॉर्ड डलहौजी, जो कि जिसने भारत में बहुत सारे ऐसे काम किए, जब वो भारत का गवर्नर जनरल था, तब लाया गया था चौथा चार्टर एक्ट। तो इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसने परिषद में 6 नए सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान किया, जिन्हें विधान परिषद कहा जाता है। और ये जो गवर्नर जनरल है ये परिषद में एक उपाध्यक्ष को नामित कर सकता था और सभी विधायी कार्यों में उसकी सहमति, यानी कि गवर्नर जनरल जिसे उपाध्यक्ष नियुक्त करता था, सभी विधायी कार्यों में उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक था। और ये जो विधान परिषद है, इसकी परिषद की इस छोटी शाखा ने छोटी संसद की तरह काम किया, जिस प्रकार ब्रिटिश संसद में कार्य प्रणाली अपनाई जाती थी। इसके अलावा ये जो चौथे चार्टर एक्ट आया, उसके द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस प्रकार अनुबंधित सिविल सेवा भारतीयों के लिए खुली हुई थी। और फिर इसी आधार पर मैकाले समिति, जो कि भारतीय सिविल सेवा पर एक समिति बनी थी, उसकी नियुक्ति 1854 ईस्वी में की गई थी। और भारतीय अधिकारियों की नियुक्ति करने और उनको वापस बुलाने के निदेशक मंडल या कंपनी के अधिकार की समाप्ति कर दी गई। ठीक है। तो जो निदेशक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, तो वो किसी भी भारतीय अधिकारी को जो वो नियुक्त करते थे या उनको वापस बुला लेते, उसकी समाप्ति को, मतलब उसके पावर को ख़त्म कर दिया गया 1853 के चौथे चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। और इस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है यानी कि निदेशक मंडल है, इनकी संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है। तो ये था 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषता। अब आगे बढ़ते हैं, 1858 से 1947 तक चलते हैं। तो 1858 में जब से ताज का शासन प्रारंभ हुआ, तो हुआ ये कि 1858 का भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये जो भारत का
भारत शासन अधिनियम 1858 है, इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया और 1 नवंबर 1858 से प्रारंभ हुआ। तो ये जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसका निर्माण सर 1857 के क्रांति के बाद किया गया। तो इसका एक दूसरा नाम भी है, भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों एवं राजस्व संबंधी शक्तियां जो हैं ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी। अब इस अधिनियम की विशेषता को देख लें तो पहला ये था कि इस अधिनियम के तहत ही भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की स्थापना हुई। दूसरा यह है कि इस अधिनियम के तहत भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और जो गवर्नर जनरल हुआ करते हैं उनका पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो वायसराय जो हैं ये भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हो गए। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग, जिनका जो समय था 1858 से 1862 था, ये भारत के पहले वायसराय बने। और इस अधिनियम के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है या नियंत्रण बोर्ड है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया और एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और ये जो भारत सचिव है यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। और भारत सचिव की अगर हम बात करें तो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो कि एक सलाहकार समिति थी। इसका अध्यक्ष भारत सचिव हुआ करते थे। इसके अलावा 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि जो डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत था उसको हटा दिया गया था। इस प्रकार जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसका जो प्रमुख उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और नियंत्रण हो सकता था। तो इसने भारत में जो प्रचलित शासन प्रणाली थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया। मतलब ये ठीक है, ये लूट खसूट रहे थे वो तो मतलब हो ही रहा था, चल रहा था, पर प्रशासन में भी इंटरनल तौर पर परिवर्तन ये कर रहे थे काम धाम में। अब इसके बाद क्या है, 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद 3 भारत परिषद अधिनियम बनती हैं, 1861 का, 1892 का और 1909 का। तो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम देख लेते हैं। तो जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है। अब इसकी विशेषता देख ले तो समझ जाएंगे क्यों महत्वपूर्ण था। तो ये जो अधिनियम लाया गया, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस प्रकार जो वायसराय हैं ये कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। और सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, जिसमें बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। ठीक है। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान कर दी गई थी और इस प्रकार से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी, उसे 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा उलट दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा ही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कार्य नियमों पर आधारित पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई, जिसके द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का जो एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था और ऐसे सदस्य को इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। ठीक है। इसके अलावा आपातकाल के समय परिषद की सहमति के बिना भी वायसराय के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता था। हालांकि ऐसे अध्यादेश की अवधि 6 महीने तक ही होती थी। तो जो अध्यादेश यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123, ये आपातकाल के समय जिसका प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति, ये उस समय वायसराय के पास हुआ करता था और यह कॉन्सेप्ट आया था 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में।
ठीक है। इसके बाद 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसके तहत ब्रिटिश भारत में विधान परिषदों की संरचना और कार्य के लिए बहुत सारे संशोधन लाए गए। और इस अधिनियम की सबसे प्रमुख बात यह रही थी कि इसने केंद्रीय एवं प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनकी वृद्धि की। हालांकि जो बहुमत था वो सरकारी सदस्यों का ही बना रहता था। तो अब परिषद में जो प्रांतीय परिषद है, अगर उनकी बात करें तो जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई उनकी बात करें तो बम्बई में 8 बढ़ा दिया गया, मद्रास में 20 कर दिया गया, बंगाल में 20 बढ़ाकर किया गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 15 किया गया, अवध में 15 बढ़ाया गया। और केंद्रीय विधान परिषद की अगर हम बात करें तो न्यूनतम 10 जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनको रखा जा सकता था और अधिकतम जो है वो 16 रखे जा सकते थे। ठीक है। और जो विधान परिषद है इसके कार्यों में वृद्धि किया गया और इसके जो सदस्य हैं ये बजट पर बहस कर सकते थे 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। हालांकि इनको वोट देने का अधिकार नहीं था और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इनको अधिकृत किया गया था, लेकिन इनको अनुवर्ती प्रश्न पूछने पर रोक लगा दी गई थी। यानी कि ये जो सदस्य थे ये बजट पर बहस कर सकते थे लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत के विभिन्न विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी, जिससे ब्रिटिश भारत के में प्रशासन के संबंध में भारतीयों की भागीदारी जो है बढ़ गई। अब आता है 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट या 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो भारतीय मामलों के सचिव जिनका नाम लॉर्ड जॉन मोरले था और वायसराय लॉर्ड मिंटो, उनके नाम पर इस अधिनियम का नाम मार्ले मिंटो सुधार रखा गया था। तो इस अधिनियम ने पहली बार चुनाव की प्रकृति की पद्धति की शुरुआत की 1909 के अधिनियम ने। और विधान परिषद की जो दायरा था उसको इसने व्यापक बनाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों की मांगों को शांत करने और शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास किया गया 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू। और इस अधिनियम ने 1861 एवं 1892 के भारतीय परिषद अधिनियमों में काफ़ी सारा संशोधन किया। अब इस अधिनियम की विशेषता देख लें अगर हम, तो जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट है इसने केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में जो इनकी संख्या है वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या लगभग कहीं कम कहीं ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत से ज़्यादा थे तो उनकी संख्या बढ़ा मतलब कहीं कम कहीं ज़्यादा कर दिया गया था। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में इनकी संख्या जो है 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत की अनुमति थी। ठीक है। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया। अब जो सदस्य हुआ करते थे ये अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते थे और बजट पर संकल्प कर सकते थे। इसके अलावा जो निर्वाचित सदस्य हैं इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। तो जो स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा एक निर्वाचक मंडल का चुनाव किया जाता था, जो बदले में जो प्रांतीय विधायिकाएं हैं उनके सदस्यों का चुनाव करती थी। और ये जो प्रांतीय विधायिकाओं के जो सदस्य हैं ये केंद्रीय विधायिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। ठीक है। इसके अलावा 1909 के अधिनियम के तहत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे और इनको विधि सदस्य बनाया गया था, जबकि भारतीय मामलों के सचिव की परिषद में 2 भारतीयों को भी नामित किया गया था 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है। और इसी अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस तरह 1909 के अधिनियम ने यानी कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान कर दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है भारत के संदर्भ में। इसके अलावा इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया।
अब देखेंगे कि जो 1909 में सुधार हुए थे वो कहाँ तक सफल रहे या उसका क्या मंशा क्या था। तो देखिए, लॉर्ड मार्ले जो है वो इन सुधारों के प्रति बिल्कुल स्पष्ट कर दिया उसने कि औपनिवेशिक शासन भारत के लिए उपयुक्त नहीं था और वे भारत में संसदीय या उत्तरदायी सरकार की शुरुआत के खिलाफ थे, यानी वो चाहते ही नहीं थे कि भारत में ढंग से कुछ विकास हो सके। बहरहाल, संवैधानिक सुधारों का उद्देश्य था वास्तव में उदारवादियों को भ्रमित करना और जो राष्ट्रवादी ताकत हैं उनको विभाजित करना और पृथक निर्वाचन मंडल के घृणित साधनों के माध्यम से भारतीयों के मध्य एकता के विकास को रोकना था। इसी समय सरकार का उद्देश्य ये था कि जो राष्ट्रवाद है उसकी बढ़ती लहर के विरुद्ध उदारवादियों या मुसलमानों को एकजुट किया जाए। इसके अलावा ब्रिटिश अधिकारी और मुस्लिम नेता पृथक निर्वाचन की बात करते समय प्रायः संपूर्ण समुदाय की बात करते थे, लेकिन वास्तव में इसका जो अर्थ था वो केवल ये था कि केवल मुस्लिम अभिजात वर्ग के एक छोटे से वर्ग का ही तुष्टीकरण करना था, क्योंकि आम मुस्लिम को इससे कुछ फर्क पड़ा ही नहीं। इसके अलावा चुनाव की प्रणाली थी ये भी बहुत अप्रत्यक्ष थी और जब संसदीय प्रणाली लागू हो गई तो कोई भी जिम्मेदारी प्रदान नहीं की गई। ठीक है, इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919 या जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार घोषित किया गया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इस प्रकार 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया जो कि 1921 से लागू हुआ, इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है या मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू की अगर हम बात करें तो ये भारत के राज्य सचिव थे और जबकि जो चेम्सफोर्ड हैं ये भारत के वायसराय थे। तो अगर हम ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय हैं उनकी एक सूची की पहचान की गई और उनको अलग करते हुए राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया, यानी कि राज्य को भी अब शक्ति कुछ दे दिया गया, भाई ठीक है आप अपने हिसाब से काम करो। केंद्र का थोड़ी सी शक्ति कम किया गया, मतलब राज्यों के मामले में, और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया 1919 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से। अब इसने क्या किया, इस अधिनियम ने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। तो जो हस्तांतरित विषय होते थे इस पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में केवल वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि जो आरक्षित विषय थे उन पर गवर्नर जो है ये कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था। इस प्रकार द्वैध शासन का व्यवस्था जो है 1919 से लागू हुआ था, यानी कि हस्तांतरित और आरक्षित विषय को लेकर। इसके अलावा 1919 के भारत शासन अधिनियम ने देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता था। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा कॉन्सेप्ट जो है ये 1921 से आया। तो इस अधिनियम के तहत क्या हुआ कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है इसके 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, यानी कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उस पर 3 सदस्य कम से कम भारतीय होने चाहिए। इसके अलावा इस अधिनियम ने जो सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इसी अधिनियम ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया और इस अधिनियम के द्वारा ही लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और सन 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया।
इसके अलावा भारत शासन अधिनियम के तहत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद भारत शासन अधिनियम 1919 के विकास पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इसी के परिपालन में साइमन कमीशन बनाया गया था 1927 में, जिसे समय से पहले ही गठित कर दिया गया था, और इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। साथ ही साथ इस अधिनियम की विशेषता ये भी है कि भारत के राज्य सचिव और उनके सहयोगियों का वेतन जो है ये ब्रिटिश कर से दिया जाएगा। इससे पहले क्या था, इन्हें भारतीय कर से वेतन प्रदान किया जाता था। ठीक है, अब चलते हैं सबसे प्रमुख अधिनियम की तरफ, भारत शासन अधिनियम 1935, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारे संविधान पर है। तो भारत शासन अधिनियम जो कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं थीं और 10 अनुसूचियां थीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं की, तो इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया था। और इस अधिनियम के तहत केंद्र एवं इकाइयों यानी कि राज्य और जो रियासत हैं उनको, मतलब इनके बीच 3 सूचियों का निर्धारण किया गया, जिसमें संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। तो संघीय सूची, जिस पर सिर्फ संघ या केंद्र सरकार मतलब केंद्र ही नियम बना सकती थी, इसमें 59 विषय शामिल थे, जबकि राज्य सूची जिस पे राज्य सरकार कानून बना सकती थी, इसमें 54 विषय सम्मिलित किए गए थे। और समवर्ती सूची यानी कि ऐसी सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते थे, इसमें 36 विषयों को रखा गया था। जबकि अवशिष्ट शक्तियां की अगर हम बात करें, ये वायसराय को दे दी गई थी। और वर्तमान समय में अवशिष्ट शक्तियों की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के पास है। हालांकि ये बात अलग है कि ये जो 1935 का जो संघीय व्यवस्था था, ये कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। इसे 1937 में शुरू किया गया था और सन 1939 में समाप्त कर दिया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो 11 राज्य थे, उनमें से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस तरह बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत और और असम में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। इस तरह विधानसभा और विधान परिषद का निर्माण किया गया। तो देखिए, बंगाल, बिहार, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत यानी कि वर्तमान का उत्तर प्रदेश और असम, ये 6 राज्य थे जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। हालांकि इन पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए थे। और इस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों और महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था करते हुए सांप्रदायिक व्यवस्था का विस्तार किया गया। साथ ही साथ इसी अधिनियम के द्वारा 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड में भारत सचिव को सलाहकारों की टीम प्रदान की गई। इसके अलावा इसी अधिनियम के द्वारा मताधिकार का थोड़ी सा विस्तार किया गया और लगभग 10% आबादी को मत का अधिकार मिल गया। साथ ही साथ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो 6 से अधिक नहीं थी शामिल था। तो साथियों, ये था भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में एक शॉर्ट्स या कहें कि एक नोट्स टाइप से। और आई होप कि ये भारतीय इतिहास मतलब भारतीय संविधान के मतलब ऐतिहासिक विकास यात्रा को समझाने में ये वीडियो कारगर रहा हो। और बाकी अगले वीडियो में हम भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और व्यस्त रहें, मस्त रहें।